हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 आपकी हिंदी पुस्तक आरोह भाग 2 का रघुवीर सहाय और उसकी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। और इससे पहले हम कविता पढ़ें उससे पहले हम रघुवीर सहाय जी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। उनका जन्म लखनऊ में हुआ 1929 में। उनकी जो कविताएं थी वो अज्ञे द्वारा संपादित एक पुस्तक थी, दूसरा सप्तक, उसमें वो छपी थी। उसमें उनका काव्य संकलन छपा, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। उन्होंने पत्रकारिता भी करी और दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध भी रहे। वो कुछ पेपर से भी संबंधित थे। उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला और उनका 1990 में दिल्ली में उनका निधन हो। उनकी एक पंक्ति यहाँ पर लिखी हुई है, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक काया टूटेगा। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ सत्ता है उसमें अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा, और अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं टूट जाऊंगा, मैं एक कायर की तरह अंदर टूट जाऊंगा। तो ये इस बात पर ये जो कवि थे ये बहुत ही संवेदनशील कवि थे और आज के समय के कवि, ये आधुनिक काल के कवि हैं रघुवीर सहाय। और जितनी भी समस्याएं आज चल रही हैं उन सब समस्याओं पर इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी कविता में लिखा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल, बाजार की बेलौज भाषा उनकी कविता में लिखी है उन्होंने। मतलब उन्होंने सब कुछ, जो कुछ आसपास घट रहा है उसके बारे में उन्होंने अपनी कविता में लिखा है। हमारे समय में जो चल रहा है, हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, छल छद्म, उनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। उनकी कविता जब हम पढ़ते हैं तो ये सारे जो विषय हैं वो हमको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे अंदर की बात उन्होंने कविता में रख दी हो। पेशे से वो पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। बहुत अच्छे कवि थे और कथाकार थे, और पेशा उनका पत्रकारिता थी। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। अब कविता में वो एक नाटक जैसे कविता में लिखा जाता है वैसे उन्होंने कविता को लिखा। जाति या व्यक्तिगत स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं। जो उनकी अपनी पर्सनल बात वो नहीं लिखती। उनकी कविताओं में जनता का दर्द होता था, जनता की बात होती थी, पर्सनल कुछ नहीं होता। भाषा कैसी लिखते थे वो? मार्मिक भाषा होती थी, व्यंग बुझी खुरदुरी मुस्कान होती थी। मतलब उनकी कविता में आपको पूरी तरह से व्यंग जो है वो नजर आए। शैली सहज शैली थी। अगला पैराग्राफ देखें जो आपकी पुस्तक में है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा है। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। मतलब उन्होंने छोटे को स्वीकार किया है, वो उनकी कविता का महत्व था। मतलब जो सामाजिक प्राणी है, जो एक तुच्छ मानव है, आम आदमी है, उसको उन्होंने उसकी महानता को स्वीकार किया है। बड़े बड़े लोगों को तो सब राजा महाराजा पर तो कोई भी कविता लिख सकता, वो बहुत बड़े बड़े विषयों पर कविता नहीं लिखते थे। वो ऐसी छोटी बातों पर कविता लिखते थे जिसके बारे में हम शायद, वो विषय भी हमारे बातों में, हमारे दिमाग में नहीं आता है। और कवि जो है वो उन छोटे छोटे विषयों पर कविता लिखा करता था। एक उनकी कविता है रामदास। वो कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। कभी मौका मिले तो रामदास पढ़िएगा। लाइब्रेरीज में, पुस्तकालयों में अक्सर देखने को मिल जाती है कविता। अभी आपके बच्चों इसमें नीचे जो एक पैराग्राफ है रेड कलर में, उसमें इस कविता का जिस्ट है, उसको पढ़ते हैं। अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं। अभी ये जो लोग भूल गए संग्रह से ली हुई ये कविता है। एक संग्रह का नाम है जो लोग भूल गए हैं, उसमें ये कविता है, छोटी सी कविता है। और ये कैसे लिखी गई है? समाज में जो दारुण विडंबना, जो बहुत गंभीर विडंबनाएं हैं, जो मुसीबतें हैं, हमारी परेशानियां हैं, उसके ऊपर ये कविता लिखी है। और ये कविता उस विषय का प्रतिनिधित्व करती है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट कविता है उनकी। कविता क्या है? शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसकी कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी। अभी हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी पे आपने बहुत से ऐसे कार्यक्रम देखे होंगे लाइव, कि किसी को भी परेशान व्यक्ति को ले आए और उसको वहां बिठा दिया और फिर उससे तरह तरह के प्रश्न करे, और वो जो कार्यक्रम है उसको लाइव टेलीकास्ट टीवी पे दिखा दिया। एक कार्यक्रम आता था बच्चों, सत्यमेव जयते, जिसमें आमिर खान इस तरह से करता था। तो जिस लड़की को मुंह जला दिया था तेजाब से लोगों ने, उस लड़की को ले आए और ला करके लक्ष्मी जो है उसको लाए, उसका इंटरव्यू कराया। तो ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं उसमें आपको क्या लगता है, क्या ये जनता के लिए ठीक है?
या जो पीड़ित है उसके लिए ठीक है। आप एक पीड़ित को क्या करते हो, कितना परेशान करके रख देते हो, उसको एक कैमरे में बंद कर देते हो। उस अपाहिज को, जो अपाहिज है, किसी त्रासदी में उसके हाथ पैर चले गए, उसको आप कैमरे में बंद कर देते हो और उससे उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े सवाल जवाब करते हो। शारीरिक चुनौती को झेलने वाले व्यक्ति से टेलीविजन के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल कैसे बनाया जाएगा। अब उसकी कौन सी भंगिमा जो है वो कार्यक्रम को सफल बना देगी, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। किसी की पीड़ा को बहुत दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा और पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। अगर हम किसी के दर्द को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें पहले खुद संवेदनशील होना पड़ेगा। हम उसके दर्द को महसूस कर पाएंगे तभी तो हम उसको जनता तक पहुंचाएंगे। होता क्या है, कार्यक्रम के समय का दबाव होता है, आपकी नौकरी का आपके ऊपर प्रेशर होता है, उसके चलते हम एकदम संवेदनहीन हो जाते। बजाय संवेदनशील होने के हम संवेदनहीन होकर के उससे प्रश्न करते हैं। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। आज की दुनिया कैसी है बच्चों कि हर आदमी दूसरे के दर्द को बेचना चाहता है। हम क्या करते हैं, हम दूसरे के दर्द को कैश कराना चाहते हैं। जैसे कवि हैं या कोई सिंगर है, वो एक बहुत सुंदर कविता लिखता है, दर्द भरी, दुख भरी, तो लोग क्या करते हैं, संवेदनशील गाना लिखा तो दुनिया क्या करती है, लोग उसके पास पूछे, अरे आपने इतना अच्छा गाना लिख दिया, इसको तो फिल्मों में लूंगा, मैं अपनी फिल्म में लूंगा। फिर सारे फिल्म वाले दौड़ पड़ेंगे उसके, नहीं नहीं ये गाना मुझे दे दीजिए, मैं अपनी फिल्म में डालूंगा। क्यों? जिससे कि मेरी फिल्म चले, मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं। तो उस कवि की, जिसने वो कविता लिखी थी, उसकी संवेदनाओं को, उसके दर्द को हम बेचना चाहते हैं। और ये कविता इसी तरह है कि हम किसी के दर्द का फायदा उठा करके कैसे अपने जीवन में उसको कैश कराते हैं, उसके ऊपर ये कविता है। कैमरे में बंद अपाहिज। अभी कविता बच्चों बिल्कुल साधारण भाषा में लिखी हुई है और इसको कहा जाता है मुक्त काव्य। इसमें कोई मीट्रिक पैटर्न नहीं है, कुछ गद्यात्मक कविता है ये। आज के परिवेश की कविता है। अभी इसमें आप एक कहानी के रूप में पहले समझिए कि एक कोई अपाहिज है जिसका हाथ पैर किसी एक्सीडेंट में या कहीं टूट गया है, नहीं है, उसको ले आए हैं दूरदर्शन पर और उसको बिठा दिया और उससे प्रश्न, आपको ये चोट कैसे लगी, आपको क्या दर्द हुआ था, आपने कैसा महसूस किया था। इतने प्रश्न करे गए और वो बेचारा दर्द की वजह से बोल नहीं पा रहा है, उसकी आंखें भर रही हैं, उसके होंठ हिल हिल के रह गए। और क्योंकि ये क्या चाहते थे, जो दूरदर्शन के जो प्रसारण करता थे, वो क्या चाहता था संचालक, कि किसी तरह इसकी हम आंखों से आंसू निकलवा दें। अगर ये स्क्रीन पे रो दिया तो इसको देखकर हमारे दर्शक जो देख रहे हैं टीवी, वो भी रो देंगे, वो भी इमोशनल हो जाएंगे। और बस अगर दोनों को रुला दिया तो इनका काम पूरा, क्योंकि आपने इसकी संवेदनाओं से दूसरों की संवेदनाएं जगा दी और लोग कहते हैं हाय 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 राम कितना दर्द हो रहा है। तो जैसे ही ये होगा और इनका काम पूरा, क्योंकि इनके पैसे बन जाएंगे और इनका कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल हाई टीआरपी वाला हो जाएगा। सत्यमेव जयते भी कार्यक्रम कुछ इसी तरह का था। जबकि ये कितनी गलत बात है कि किसी के दर्द में आप और उंगली डाल करके उसका दर्द बढ़ा रहे हो। तो ये कविता देखते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। अभी जो संचालक है वो कैसे बोल रहा है कि मैं एक काम करूंगा, दूरदर्शन पर बोलेंगे हम एक समर्थ शक्तिवान। समर्थ मतलब हम कैसे हैं, हम समर्थ हैं, हमारा तो सब कुछ ठीक है, हम शक्तिमान है, हमारे पास पैसा भी है, पावर भी है। किसी दुर्बल को पकड़ करके ले आएंगे, दुर्बल मतलब कमजोर से आदमी को ले आएंगे बंद कमरे में और एक कमरे में बंद कर देंगे। यहाँ कमरा क्या है, जो उनका स्टूडियो है। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। यहाँ पर प्रश्न शैली है, क्या आप अपाहिज हैं। किसी अपाहिज से ये पूछा जाना अच्छा है कि क्या आप अपाहिज हैं। और ये इसी तरह के प्रश्न दूरदर्शन वाले करते हैं। तो वो पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। अच्छा आप अपाहिज हैं, पहला तो ये प्रश्न। फिर दूसरा, आप क्यों अपाहिज हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अभी किसी को पूछो कि आपको दर्द होता है या आपको तकलीफ हुई है, क्या ये कहेगा कि नहीं तकलीफ नहीं हुई, हमें बहुत अच्छा मजा आ रहा है, नहीं कह पाएगा ना। और ये प्रश्न उससे इस तरह से करेंगे कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। और फिर ब्रैकेट में एक पंक्ति लिखी हुई है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। ये पंक्ति बोली नहीं जा रही है, इशारा किया जा रहा है, इसकी तरफ करो बड़ा कैमरा, यानी स्क्रीन करो, जूम करके उसके चेहरे पर दिखाया जाएगा और उसके चेहरे के भाव जो है वो स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे कि वो बेचारा ना तो जवाब दे पा रहा है, ना कुछ सोच पा रहा है, ना समझ पा रहा है, उसके चेहरे के भाव बिगड़ रहे हैं। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा।
अब क्योंकि इनके पास तो समय सीमा है, कोई भी कार्यक्रम जो दूरदर्शन पर या रेडियो पर आता है उसकी एक सीमा होती है कि 10 मिनट का ये कार्यक्रम है। अभी 10 मिनट में लाइव प्रोग्राम में जबरदस्ती प्रश्न कर करके उस अपाहिज को रुलाना है इनका काम। अब वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो ये उसके पीछे लगे, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, आपको क्या दुख है। वो बता नहीं पाएगा। अगला पैराग्राफ देखिए, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है? किसी से ये पूछो आपको हाथ टूट गया तो आपको कैसा लगता है, ये पूछने वाला प्रश्न है। अगर कोई तकलीफ में है तो उससे बल्कि इस तरह के प्रश्न नहीं करने चाहिए, पर ये उससे पूछ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको तो उसका दर्द जो है वो स्क्रीन पे दिखाना है, दुनिया को दिखाना है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, और फिर ब्रैकेट में एक पंक्ति लिखिए, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। हम कहेंगे, हाथ से इशारा करें, दर्द होता है ना, ये बताओ, इशारा करेंगे कि अपना दर्द बताओ स्क्रीन पे, कैमरा तुम्हारी तरफ हो रहा है, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए। वो फिर भी नहीं बता पाएगा तो उसके कह रहे हैं आप बताइए, आपको दर्द बताइए, आपको कैसा लगा, आपको दर्द होता है क्या, थोड़ा कोशिश करिए, बताइए। फिर ब्रैकेट में लिखा है ये अवसर खो देंगे। फिर उसकी तरफ जो संचालक है वो उसकी तरफ से कहता है बताओ, बोल नहीं रहा है क्योंकि कैमरा चालू है, तो ब्रैकेट में लिखा है यानी वो उसको इशारा कर रहा है, अरे बताओ भाई, टाइम निकल रहा है, देर हो रही है। आगे कविता देखिए, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, और आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे और इतने प्रश्न करेंगे कि अंत में उसकी आंखों से आंसू जो है वो, उसका दर्द जो है वो टपकने लगेगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, और जो हम दर्शक हैं, आप भी यानी दर्शक भी इंतजार करते हैं। हम भी स्क्रीन से तब तक चिपके रहते हैं जब तक वो रो नहीं देता, और उसका रोना देख करके हम अपने दर्द और उसके दर्द को जब मिला लेते हैं, जब हमें वो कनेक्ट होता है तो हमें भी आनंद आता है। बच्चों, अगर जो दर्शक हैं, अगर हम इस तरह के कार्यक्रम देख रहे हैं तो इसका मतलब है हम उसके दर्द का आनंद ले रहे हैं। आनंद केवल खुशी में और हंसने में ही नहीं है, दुख का भी आनंद होता है। हम जो पैथेटिक या सैड फिल्में देख करके हमें बहुत कनेक्ट होती हैं, वो क्यों होती हैं? क्योंकि हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं और हमें आनंद आता है। तो दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं उसके रो पड़ने का। फिर एक ब्रैकेट में प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। अब ये पूछा नहीं जाएगा कि आप रो क्यों नहीं रहे हैं, रोएंगे, लेकिन उसका मतलब यही है, इतने प्रश्न करे जा रहे हैं कि वो रो दे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। फिर से पर्दे की तरफ, स्क्रीन की तरफ कैमरा, फूली हुई आंख की एक बड़ी बड़ी तस्वीर, और जूम करके उसकी आंखें ही आंखें आ गई। अभी आंखें जो है वो फूली हुई हैं, दर्द से सूज गई हैं, रोना चाह रही हैं, लबालब आंखें भरी हुई हैं, ऐसी चेहरे आंखें दिखाएंगे। और वो देख के हम लोग भी अंदर से हाय हाय, देखो कितना परेशान हो रहा है बेचारा। फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और जूम करके केवल आंखें ही आंखें स्क्रीन पर दिख रही हैं, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। फिर उसके बाद होठों पर स्क्रीन को कर दिया गया, और होठ उसके बोल नहीं पा रहा है, उसके होठ फड़फड़ा रहे हैं, वो कहना चाह रहा है पर कह नहीं पा रहा है। फिर ब्रैकेट में एक लाइन लिखी है, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और क्योंकि संचालक का कार्य है रोता दिखाना, रो नहीं पाया वो, तो वो इसकी आंखें और इसके जो होठ फड़फड़ाते होठ है उसको ही दर्शकों से कनेक्ट करने को कहेगा कि शायद आप इसकी पीड़ा को समझ पा रहे होंगे। इसकी आंखें और इसके होठ फड़फड़ाते देख करके आंसू तो नहीं आ पाए, मैं आंसू नहीं निकाल पाया, लेकिन शायद आप इसकी पीड़ा समझ रहे होंगे। ये इसके पीछे भाव होता है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाते हैं। अभी संचालक एक और मौका सोचता है, एक और ट्राई मारता है। वो कहता है एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। वो कहता है रुकिए रुकिए, आप दर्शकों थोड़ा रुकिए, सब्र करिए, एक बार और कोशिश करता हूँ इसको रुलाने की मैं। धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुला, दोनों को मतलब वो पीड़ित को और दर्शकों को। अगर वो रोएगा तो दर्शक भी रो देंगे। तो वो समय देखते हुए, घड़ी देखते हुए एक और कोशिश करता है कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं रुलाने की इसको। आप और वह दोनों, अब कभी कैमरा पीड़ित पर, फिर कभी कैमरा दर्शकों की तरफ, फिर कभी कैमरा पीड़ित पर, फिर कभी दर्शकों। आपने ऐसे प्रोग्राम देखे ना जिसमें पीड़ित होता है, पूछने वाला बैठा होता है और सामने कुछ दर्शक बैठे होते हैं, तो दोनों तरफ कैमरा बार बार किया जा रहा है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अभी जो कैमरा मैंने वो बार बार ऐसे कर रहा है, लेकिन वो जो पीड़ित है वो रो नहीं पा रहा, वो शब्द से बोल नहीं पा रहा है, उसके आंसू बस यहाँ तक आकर के रह गए, टपक नहीं पाए कैमरे पर, वो दिखा नहीं पाए दूरदर्शन वाले। तो वो कहेंगे बस ठीक है अब रहने दो, क्योंकि कैमरे पर वक्त की कीमत होती है, कैमरे की अपनी कीमत है, वक्त की अपनी कीमत है, क्योंकि कार्यक्रम जो है वो इनका निर्धारित समय का होता है, उतने ही पैसे मिलेंगे इनको। अगर जरा भी बड़ा हो गया तो वो माइनस मार्किंग हो जाएगी, आप समय नहीं दे सकते। आप देख रहे थे कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई थी, धन्यवाद। और वैसे ही वो कहेंगे कैमरे वाले को बस करो, हटाओ, नहीं हो रहा है, बस हो गया, इतना काफी है। और फिर वो अनाउंसर जो है वो आके कहते हैं अभी आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त एक कार्यक्रम,
और फिर ब्रैकेट में लिखा है बस थोड़ी ही कसर रह गई थी। उसके मन में मन के भाव हैं यहाँ, क्या बताऊं, मैं बहुत कोशिश करी, वो रो नहीं पाया, थोड़ी कसर रह गई थी। धन्यवाद। तो जो हमारे दूरदर्शन पे जो संचालक होते हैं, कॉम्पेरर होते हैं, वो इस तरह से आके बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर उनके पीछे उनके भाव क्या होते हैं कि मैं किसी तरह भी प्रश्न कर करके इनको रुला दूं। तो ये थी एक छोटी सी कविता बच्चों, जिसका भाव क्या था कि हम किसी के दर्द को कैश करते हैं और उस कैश करके हम अपना फायदा उठाते हैं, और जो कि सर्वथा गलत है। किसी के दर्द से को भी आप बेच लेते हैं। किसी के दर्द को आप बांट तो नहीं सकते, किसी अपाहिज को आप हाथ पैर तो नहीं दे सकते। अगर कर सकते हो तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल लिम्ब लगवा दो, उसका इलाज करवा दो। वो तो ना जनता करती है, ना देखने वाले करते हैं, ना ये कार्यक्रम करने वाले करते हैं, बल्कि उसके दर्द को फायदा उठा करके अपने कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ाते हैं, अपने दूरदर्शन पर उसका आनंद लेते हैं। और हम दर्शक, एज अ दर्शक, हम भी ऐसे कार्यक्रमों को देखते हो, कहते वाह, आज तुमने देखा आज तक में कितना अच्छा कार्यक्रम आया था, कैसे बेचारा उसके हाथ पैर नहीं थे, तुमने देखा। और हम इसका आनंद लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आपने देखा होगा एक आदमी है जिसके पैर नहीं हैं और वो सब काम अपना करता है। ऐसा प्रोग्राम टीवी पे कई बार आया है। हम अंदर से दर्द में होते हैं, लेकिन फिर भी हम वो कार्यक्रम देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे संवेदनहीन दर्शकों, ऐसे संवेदनहीन संचालकों, ऐसे कार्यक्रमों के ऊपर कवि ने व्यंग किया है कि ये है दुनिया जो किसी के दर्द में हंसती है, उसके दर्द का मजाक उड़ाती है। तो ये थी बच्चों छोटी सी कविता। आशा है आपको समझ में आई होगी। कविता के प्रश्न उत्तर हम लोग बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई जोर शोर से शुरू कर दीजिए। आप इन जो मैं करा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, उसके अलावा भी अगर आप कुछ चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। गुड बाय।